नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को करेंगे। तो चलिए हमारे साथ साथ में हेडिंग लगा दीजिएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं। हालांकि हम पहले लेक्चर में इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर इसको बता देते हैं। देखिएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे कंसंट्रेशन टर्म होंगे जिन पर टेम्परेचर के चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इट मीन्स जितने भी हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, यहाँ पर जो हमारा फैक्टर वॉल्यूम होगा वो गिवन नहीं होगा। मतलब हमें यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें कि हमने जो पहला लेक्चर बताया था उसमें हमने बताया था कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है वो टोटल हमारे 4 थे, ठीक है। तो उसमें से हम पहला हेडिंग लगा देंगे। तो पहला हेडिंग लगा दीजिएगा हमारे पास साथ में जो कि था हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग लगा दीजिएगा परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेगा हमारे साथ साथ में इसकी डेफिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक के प्रति 100 ग्राम में विलय के कितने ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। और अगर इसके लिए हम फार्मूला लिखें तो देखिएगा फार्मूला क्या हो जाता है, दैट इज परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि विलय का भार, और जो कि किस में होगा, ग्राम्स में होगा, ठीक। एंड इसको डिवाइड हम कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि हमारा किस में होगा, ग्राम में ही होगा। और बस हम यहाँ पर चूंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम करते क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा बहुत ही आसान सा हमारा फार्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक है। तो ये देखिएगा हमने पहला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को खत्म कर लिया। और जल्दी से हमारे साथ में हेडिंग लगा दीजिएगा, जो दूसरा हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म था वो था हमारा मोल फ्रैक्शन। हिंदी में अगर इसको कहें तो हम क्या कहते थे, देखिएगा मोल प्रभाज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखिएगा मोल प्रभाज को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिएगा मोल प्रभाज एक्चुअली में होता है, सपोज हमने कोई भी विलेन बनाया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें केवल ऐसे विलेन ही पढ़ने हैं जिसमें केवल हमारे एक सॉल्वेंट एंड एक ही सोल्यूट होता है, यानी कि केवल हमें यहाँ पर कैसे बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ना है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर हमने कोई विलेन बनाया, इट मीन्स जो भी हमारा विलेन होगा उस विलेन के केवल 2 ही घटक होंगे, जिसमें से एक तो विलय होगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि हमने कोई विलेन बनाया, ठीक, एंड उस विलेन में से में जो भी 2 कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में से किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, बस हम करते क्या है, इसमें जो भी जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं पूरे विलेन के मोलों की संख्या से, ठीक है। और इजीली हम मोल फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर देखिएगा सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिएगा तो लिखिएगा हमारे साथ साथ, इट इज द रेशियो ऑफ
मोल्स ऑफ any constituent present in solution and total moles of solution। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये सॉल्यूशन के किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल्स की नंबर एंड सॉल्यूशन के टोटल मोल्स का रेशियो होता है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको समझने की समझते हैं। देखिएगा सपोज हमने क्या किया, हमने एक कोई सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, ये हमने कोई एक सॉल्यूशन बनाया एंड इस सॉल्यूशन में हमने कोई 2 कंपोनेंट्स ले लिए। सपोज एक ले लिया हमने ए एंड दूसरा कंपोनेंट ले लिया हमने बी। ठीक है, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस ए है इसके हमने यहाँ पर कितने Na मोल को डिसॉल्व कर दिया है एंड जो हमारा सब्सटेंस बी था इसके हमने Nv मोल्स को डिसॉल्व कर दिया। ठीक, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो ए है वो हमारा क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, एंड बी क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक, तो सबसे पहले तो एक बात सोचिएगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स यानी कि Nt कितना हो जाएगा। आप सोचिएगा कि सॉल्यूशन में हमने केवल 2 कंपोनेंट्स लिए हैं A एंड B। ठीक, A के हमने कितने मोल्स यहाँ पर डिसॉल्व किए हैं Na एंड B के कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं Nb। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो टोटल मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट इज Na और प्लस Nb। सही है, तो ये तो हमारे टोटल मोल्स हो गए। ठीक, अब अगर यहाँ से देखेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी हम जो है फार्मूलेज लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा एक चीज हम आपको बता दें कि जो मोल फ्रैक्शन है इसको एक्चुअली में x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x से। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, यानी कि x ऑफ A यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट A। ठीक, तो इस हमने कहा क्या होता है, देखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके मोल्स की नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मोल्स से। ठीक है, यानी कि इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा x ऑफ A इज इक्वल टू Na यानी कि मोल्स ऑफ A अपॉन Nt यानी कि टोटल मोल्स। सही है, ये हमारे लिए फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, टोटल मोल्स की अगर हम वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख दी जाए देन यही फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज Na प्लस Na प्लस Nv। ठीक है, तो ये देखेगा हमारा पहला फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये पहला फार्मूला आ गया किसका, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर हमें कहीं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तब क्या हो जाएगा, देखिएगा यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर B के मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से। बहुत ही आसान है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा जिसके भी मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है हम उसके मोल्स की नंबर्स को टोटल मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने B का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, देन हमने क्या किया, B के मोल्स को डिवाइड कर दिया टोटल मोल्स से। ठीक, और फाइनली अगर हम टोटल मोल्स की वैल्यू भी रख दें यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा दैट इज Nv अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा अब एक बात बताइएगा, हमें पता है कि टोटल मोल्स यानी कि Nt इक्वल टू क्या है, Na प्लस Nb। ठीक है, तो यानी कि अगर हम x ऑफ A एंड x ऑफ B को टोटल कर दें, ठीक है, तो कर दीजिएगा टोटल, देखिएगा x ऑफ A एंड प्लस x ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा A की वैल्यू रखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास Na अपॉन Na प्लस Nb और प्लस B x ऑफ B की भी वैल्यू रख दीजिएगा, देन क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, और फाइनली देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, देन हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं Na प्लस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। सही है, और फाइनली यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा 1। ठीक है, यानी कि सिंपल सी हमारी इक्वेशन क्या आई, x ऑफ A प्लस x ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू
1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आया हमारा। और फाइनली यहाँ से देखेगा, अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर यहाँ पर हमें ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ए के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और रखकर हम क्या कर सकते हैं, एक्स ऑफ ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेगा हमने 2 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को फाइनली खत्म कर लिया है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, तो ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, तीसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जो कि था हमारा देखिएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है, हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या कहते हैं, मोललता। मोललता, एंड इसको डिनोट कर देते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मोललता होती क्या है, मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये एक हमने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा हमारा जो है वो स्पेशल टाइप का कंसंट्रेशन टर्म है। ये सबसे स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिएगा बाकी जितने भी हमने जो कंसंट्रेशन टर्म सीखे थे, ठीक है, वहाँ पर सभी में हम क्या लेते थे, यहाँ पर विलेन के जो है विलेन के वॉल्यूम को लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो हमारा क्या लिया जाता है, विलायक लिया जाता है। ठीक, एंड विलायक का वेट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा तो लिखेगा हमारे साथ साथ द नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles present in per kg weight of solvent। ठीक है, the number of moles of सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट के पर केजी वेट में सोल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी कह देंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखें फार्मूला, देन क्या हो जाएगा, देखिएगा मोलैलिटी यानी कि m इक्वल टू हो जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इन ग्राम्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसको डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज इन केजी। ठीक है, तो मोलैलिटी के लिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और फाइनली इसको देखेगा मोल्स को हम कैसे डिनोट करते थे, यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W, और वो भी किस में होगा, kg में। सही है, और फाइनली अगर हम मोल्स की वैल्यू भी रखते हैं, n की वैल्यू रख दें, क्या हो जाता है, देखिएगा n की इक्वल टू हम रख सकते हैं W अपॉन m0। ठीक है, यानी कि W अपॉन m0, और इनटू में क्या है हमारे पास, W इन kg। ठीक, और अगर हमें कहीं जो सॉल्वेंट का वेट है kg में ना दिया हो, देन हम इसकी जगह पर क्या करते थे, देखिएगा इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिएगा, देन यही फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिएगा फाइनली जो है वो मोलैलिटी के लिए भी फार्मूला निकल आया। ठीक है, बहुत ही आसान है, मोलैलिटी के लिए भी फार्मूला निकाल लिया हमने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक हमारा जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं, और जो कि था हमारा देखिएगा नंबर 4 था, दैट इज पीपीएम वेट बाई वेट। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, पीपीएम वेट बाई वेट क्या है। ठीक है, देखिएगा पीपीएम वेट बाई, सबसे पहले पीपीएम हमने क्या बताया था, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, चलिए इसके लिए हम डायरेक्ट सीधे फार्मूला ही लिख लेते हैं, हालांकि हम इस चीज़ को डिफाइन पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम को पढ़ चुके हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ही फार्मूला लिख लेते हैं। देखिएगा फार्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम वेट बाई वेट के लिए यहाँ पर हमें पता है कि जो ऊपर वेट लिया जाएगा वो किसका होगा, सोल्यूट का होगा, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वेट लिया जाएगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो लिखिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, दैट इज वेट
solute which is in grams and divided by weight of solvent which is also in grams। ठीक, और बस चूंकि ppm में कैलकुलेट करना है देन हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 टू पावर 6 से। ठीक है, तो ये हमारा देखेगा फोर्थ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को भी हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो फाइनली देखेगा ये हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर लिया है। ठीक है, सब इससे पहले हम कर चुके थे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और ये जो हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन 4 हमने बताए थे, जो कि हमने चारों यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। ठीक, चलिए एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक टॉपिक और छोटा सा उसको भी कर लेते हैं, तो ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हेडिंग लगा लीजिएगा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज प्लस वाटर in which mole fraction of glucose is 0.2, then find out the molality of solution। तो देखिएगा एक सॉल्यूशन बनाया गया जो कि किससे बनाया गया, ग्लूकोज से एंड वाटर से बनाया गया। ठीक, और हमसे कहता है कि उसमें ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0.2 है। ठीक, और हमें इसमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एंड हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, देखिएगा दैट इज मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा जो हमारे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का हमें ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.2। ठीक, अब आप बताइए क्या यहाँ पर इसको हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 हो, ठीक है, 1 यूनिट सॉल्यूशन हो, देन उसमें जो ग्लूकोज का मोल्स कितने होंगे, 0.2 होंगे। ठीक, यानी कि अगर हम मान लें कि टोटल जो मोल्स हैं पिलेन में कितना है, 1 है, जिसमें से हमारे ग्लूकोज के मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिएगा माना टोटल मोल्स 1 है। ठीक, हमने मान लिया कि जो सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं, 1 है। तो अब आप एक बात सोचिएगा कि हमारे पास जो टोटल मोल्स हो जाएंगे एंटी, ये कितने हो जाएंगे, देखेगा यानी कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड प्लस मोल्स ऑफ H2O। टोटल मोल्स तो ये होंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ H2O। ठीक, यानी कि अगर यहाँ से हम देखेगा H2O के मोल्स को निकालें तो निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, देखेगा हमने टोटल मोल कितने मान लिए हैं, 1, एंड ग्लूकोज के 1 में से ग्लूकोज के कितने मोल हैं, 0.2। ठीक, प्लस बचा क्या हमारे पास, मोल्स ऑफ H2O, यानी कि मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखिएगा 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, अब देखिएगा हमें सॉल्यूट के भी मोल्स पता है कितने हैं, 0.2, हमें सॉल्वेंट के भी मोल्स पता है कितने, 0.8। ठीक है, तो हमें दोनों के ही मोल्स पता है। अच्छा, यहाँ से अगर वाटर का हम वेट निकालें, दैट इज वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देखिएगा दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर,
ठीक है। देखिएगा मोल्स वाटर के कितने हैं 0.8 एंड मॉलिकुलर मास कितना है वाटर का, दैट इज 18। ठीक, तो हमें देखिएगा वेट ऑफ वाटर भी पता है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट भी दिए हुए हैं। अब बताइएगा अच्छा मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा मोलैलिटी, वही मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। रखिएगा वैल्यू, देखिएगा सोल्यूट के मोल्स कितने हैं हमारे पास सोल्यूट के मोल्स हैं 0.2, ठीक है, एंड जो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो किसमें होता है, केजी में होता है, सही है। और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास कितना है, देखिएगा यही तो है हमारे पास, ये देखिएगा यहाँ से कितना है 0.8 × 18, ठीक। लेकिन यहाँ से देखिएगा ये जो मास आएगा वो हमारा किस में आएगा, देखिएगा देखो यहाँ पर H2O का जो है वो क्या है, मोल्स दिए हुए हैं, दैट इज मोल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या किस में होता है, देखिएगा ग्राम पर मोल, ठीक, एंड मोल से मोल कैंसिल, देन हमारे पास बचेगा क्या, देखिएगा ग्राम, यानी कि जो यहाँ पर वाटर का मास आया है वो किसमें है, ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राम में लिया होगा, लेकिन हमें क्या करना है, देखिएगा हमें तो यहाँ पर केजी में लेना है, तो केजी में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये हमारे पास देखिएगा फार्मूला बन गया, ठीक। अच्छा आप ये बताइएगा यहाँ पर क्या 0.8 को मैं ऐसे करके नहीं लिख सकते, देखिएगा 0.2 × 1000 डिवाइडेड बाई इसको क्या हम 1 - 0.2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू में क्या बचा हमारे पास 18, ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं, देखिएगा फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिएगा मोलैलिटी यानी कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 0.2, ये 0.2 क्या था, ये एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि x ऑफ ए, अगर सोल्यूट को हम ए मान लें देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि x ऑफ ए, ठीक, इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई, देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पर ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि x ऑफ ए, और इनटू ये 18 क्या है, देखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट को हम B मान लें तो ये हमारे पास देखिएगा मोलैलिटी में एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जिसका आगे बहुत ही यूज होने वाला है। तो चलिए बच्चों ये हमने फाइनली जो है वो रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में, ठीक, और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और तब तक के लिए एक बार फिर से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल।